चलो हम स्टार्ट करते हैं आज नया टॉपिक। आज हमारा नया टॉपिक है पीरियोडिसिटी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीजीटी साइंस में तो बहुत भर के क्वेश्चन आया हुआ है। और पिछले 2021 का जो सवाल था, 2021 में जो जितने सवाल थे वो 11, मैं काउंट किया था कि 11 सवाल आए थे। आपके 62 से 65 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें से 11 सवाल इस चैप्टर का है। इसका मतलब है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन होता है, डायरेक्ट आपका इससे आंसर आप पुट करते हो। आप पूरे टीजीटी साइंस का जो सिलेबस देखोगे, सिलेबस के अंदर मैक्सिमम चीजें आपकी थ्योरेटिकल वन लाइनर आपके क्वेश्चन मिलते जाते थे। तो आप बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई शुरू करिए, बिल्कुल इधर उधर होने की जरूरत नहीं है। तो आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक से ओरिजिन से शुरू, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ ऐसी चीजें छूट न जाए, इस वजह से हम इसकी ओरिजिन तक जाएंगे, फिर आगे तक हम इसको लेके बढ़ेंगे। तो काफी इस पर टाइम भी देंगे और अच्छे तरीके से आपको कोशिश करेंगे समझने। अब देखो ये पीरियोडिसिटी के अंदर आप नॉर्मल सी एक बात अगर मैं आपसे कहूं कि नीड क्या है, पीरियोडिक टेबल की नीड क्या होगी, पीरियोडिक टेबल की नीड, सोचो क्या नीड हुई आपकी, क्यों पढ़ने की जरूरत पड़ी। मतलब कोई भी चीज पढ़ते हो तो उसके पीछे कुछ रीजन होगा, है ना। तो नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दिमाग लगाओ अपना। देखो ये इमेज दिख रही है आपको, ये इमेज दिख रही है, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, आपका कमरा ना, ऐसे ही पड़ा रहता है आपका कमरा। तो ये आपका रूम है, या फिर ये कह लो ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी पूरी तरीके से क्या है, पूरी व्यस्त अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त पड़ी है। और मैं आपसे बोलूं कि आप जाओ टीजीटी साइंस का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक निकाल कर लेकर आओ। भाई जब इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं और ये किताबें क्या है, बिल्कुल जमीन पे पड़ी हैं, फैली हैं, बिखरी हुई हैं जगह जगह। तो मैं आपसे कहूँ जाओ केमिस्ट्री की किताब ले आओ, फिजिक्स की ले आओ, तो आपको ढूंढने में सुबह गए शाम लगा दोगे, इतनी किताबों के बीच में घूमते घूमते बहुत सारी चीजें होंगी, आपको दिक्कत ले आएंगी। अब मैं यही दूसरी इमेज आपको दिखाता हूँ। पहली इमेज आपने देख लिया, अरे दूसरी इमेज में आपको दिखाता हूँ। दूसरी इमेज देखो आप। दूसरी इमेज में क्या आपको देखने को मिला कि जितनी भी किताबें थी एक सिस्टमेटिक तरीके से सजा दी गई। मैं आपसे ये कह दूं कि भाई यहाँ पे आपका केमिस्ट्री की किताब रखी गई है, इस रैक में केमिस्ट्री की बुक्स है, इस रैक में केमिस्ट्री की बुक है, इस रैक में फिजिक्स की बुक है। और ऐसे आपको किताबों का सेल्फ लगा हो तो आप आराम से जाओगे उस पर्टिकुलर किताब को उठा के ले आओगे, है ना। आपको बहुत आसानी होगी, आप बिल्कुल इस वाले सेल्फ से कोई भी किताब उठाओगे वो केमिस्ट्री की होगी, ऊपर वाले में फिजिक्स की होगी। मतलब कहने का ये निकला आपका कि जो चीजें बिल्कुल अस्त व्यस्त पड़ी हैं, अस्त व्यस्त पड़ी हैं ना, ये पूरी तरीके से अस्त व्यस्त पड़ी हैं, इनको हम क्या किए सिस्टमेटिक तरीके से उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको हम क्या कर दिए फिट कर दिए। तो ऐसे ही हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो चारों तरफ अगर बिखरे रहेंगे तो हमें बहुत परेशानी होगी उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करने में और उनकी बाकी की चीजों केमिस्ट्री में यूज करने में, बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम आती। अगर हम उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको एक सिंक में डाल दें, एडजस्ट कर दें, तो कितना आसान हो जाएगी चीजें। इस वजह से हमें पीरियोडिक टेबल की नीड हुई, जिसमें हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या कर दिए, एडजस्ट कर दिए, बिल्कुल साथ साथ रख दिए। तो ये हमारी है जरूरत किस चीज की, पीरियोडिक टेबल। अब आपने ये देखा कि डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब कि कोई भी टेबल बनी होगी या कोई भी चीज बनती है उसका डेवलपमेंट पहले ओरिजिन होगा, धीरे 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 उसमें डेवलपमेंट हुआ होगा। तो जो डेवलपमेंट की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल की ओरिजिन कहाँ से, शुरू कहाँ से हुआ है, मतलब आज की पूरी क्लास डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे होगी। मतलब हिस्ट्री हम देखेंगे इस चीज की, पीरियोडिसिटी की हिस्ट्री देखेंगे कि कहाँ से जनरेट हो गया, कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है ना। हम अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे हैं, उसके पहले भी बहुत सारी टेबल्स आई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, उनके बाद में देखेंगे। तो भाई आज का जो लेक्चर होगा वो डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे एक साइंटिस्ट डोवेनर, साइंटिस्ट जॉन डोवेनर, ये भाई साहब मतलब मस्त आदमी थे। मस्त आदमी का मतलब ये है कि इन्होंने क्या किया, अब एक एक चीज आप देखते रहिएगा, ठीक है। ये पहले साइंटिस्ट थे और
1817 से 1829 के बीच में इन्होंने डिस्कवरी और कंट्रीब्यूशन दिया। 1817 से 1829 के बीच में इनका कंट्रीब्यूशन रहा। इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग कि इन्होंने ट्रायड बनाया ना, इन्होंने ट्रायड बनाया। ट्रायड को बोलते हैं ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ट्रायड को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 3 एलिमेंट्स हैं, इन 3 एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं भाई, इन 3 एलिमेंट को ट्रायड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रायड बोलते हैं, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि ट्रायड बनाया। ट्रायड बनाया किसके, एलिमेंट्स के। अब उसके बाद में क्या बोला कि जो पहला एलिमेंट्स है और जो तीसरा एलिमेंट्स है, पहला और तीसरा, उनका जो सम होगा, मतलब उनका जो मीन, वो सेकेंड वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। अब देखो क्या कहा इन्होंने, ये चीज यहाँ से समझ में आएगी आपको। देखो टेबल आपको दिख रही है, टेबल में देखो जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम दिया हुआ है। अब लिथियम पोटेशियम का सम मतलब 6.9 प्लस 39, इनका हम जब मीन लिए तो ये जो वैल्यू आएगी इनके अकॉर्डिंग वो आएगी सोडियम की, इनके अकॉर्डिंग। मतलब कि पहला और तीसरे का जो सम होगा एटॉमिक मास, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था पहले और तीसरे का जो सम है उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो किसका आएगा, दूसरे का। इन्होंने ये बात बोली थी। अब चलो देखो यहाँ पे, मतलब एक एक चीज हम देखेंगे, इनके डेवलपमेंट वाली चीजें देख रहे हैं तो एक एक चीज इनका समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि फाउंड एलिमेंट ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड ग्रुप देम टुगेदर इन द ट्रायड। ट्रायड का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ 3, ग्रुप ऑफ 3। जैसे ये आपका ट्रायड है, ग्रुप ऑफ 3। He made the realization that the atomic weight of strontium was half away between the calcium and barium atomic mass। मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि जो इनका ट्रांटियम वाली जो चीज है, ये आपका स्ट्रांटियम, ये आपका कैल्शियम के, कैल्शियम के और बेरियम के, कैल्शियम और बेरियम के मास का हाफ, इनके हिसाब से ये हुआ। इनके हिसाब से क्या हुआ कि ये मास मतलब आपका 40.1 प्लस 137.3, इसका डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो स्ट्रांटियम का मास आ जाएगा। भाई चलो डिवाइड बाय 2 करके देखते हैं इनका जो कहना था वो बात सही है नहीं है। मतलब ये जो ट्रायड बने हैं, कितने ट्रायड है यहाँ पे देखने को मिले, 1 2 3 4, ये भी सवाल पूछा हुआ है ना। कितने ट्रायड है, 4 ट्रायड। अब इसका हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, कैलकुलेट करके देख लेते हैं, चेक करते हैं। देखो 6.9 आप भी अपने मोबाइल में चेक करते रहिए, प्लस 39 डिवाइड बाई 2 आ गया ये आपका, आपका ये आ गया, आपका ये आ गया यहाँ पे 22.95। मतलब हमने क्या किया, 6.9 प्लस 39 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो हमारा ये आ गया। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में क्या कह रहे हैं, 40.1 प्लस 137.3 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 88.7। ठीक है। तीसरा वाला देखिए, आप भी करते रहिएगा, अभी यहीं पे इनका ये क्यों फेल हो गया यहीं से समझ में आ जाएगा, फेल होने का रीजन क्या था ना। अब तीसरा वाला देखिए 3.5 35.5 डिवाइड बाई 35.5 प्लस 126.9 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका 81.2, 81.2। अब अगला देखिए, ये फेल हो जाते हैं, इसी के चक्कर में इनका थ्योरी फेल हो जाती है। डिवाइड बाई 2 क्या आपका आ गया। अब देखो इन भाई साहब के हिसाब से बड़ा अजीब था। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या बोला कि जो पहला और तीसरे का जो सम होगा, पहला और तीसरे का जो सम होगा वो दूसरे वाले के बराबर, पहला और तीसरे का सम का नहीं, मतलब उनको हाफ कर दो तो किसके बराबर होगा, दूसरे वाले का। मतलब ये होता क्या था कि पहले की जो साइंटिस्ट है, आप देखो 1817 में जब कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी तो उस समय वो लोग क्या एनालिसिस करते थे,
चीजों को देख के ऑब्जर्व करते कि अच्छा ये ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हो रहा है। जैसे आप लोग रीजनिंग करते हो कि ए बी सी डी, अगला डी ई एफ ऐसे करके, तो आप क्या करते हो, ए के बाद में बी दिया हुआ, बी के बाद में सी, आप रिलेशन देखते हो उसके बीच में क्या रिलेशन है, मतलब कि पहले से चौथा मैच करा, चौथे के बाद में आठवां मैच करा, ऐसे रीजनिंग करते हो ना। तो ये लोग भी रीजनिंग कर रहे थे, इसको देखने के बाद में इस तरीके की चीजें उनके माइंड में आ रही थी, जनरेट हो रही थी। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इस तरीके की बातें की। अब आना चाहिए कितना, इनके अकॉर्डिंग आना चाहिए 23, कितना आना चाहिए था 23, 23 आया, कितना है 22.95, मतलब 0.5 यहाँ पे रह गया। यहाँ पे आना चाहिए था 87.6, लेकिन आया क्या है 88.7, यहाँ पे भी वेरिएशन दिख गया, मतलब 79.9 आना चाहिए था, आ कितना रहा है 81.2। यहाँ पे 79 आना चाहिए, तो यहाँ पे आ कितना रहा है 80। एक बात बताओ, कोई एक्यूरेसी नाम की चीज होती है, कोई एक्यूरेसी नाम की चीज होती है ना, वही चीज इनको गड़बड़ करती है। इन्होंने तो बताया, अप्रोच तो बहुत बढ़िया किया। अब 1817 के हिसाब से तो इन्होंने काफी अच्छे से एलिमेंट्स को देखा और ऑब्जर्व किया कि भाई जो ट्रायड के अंदर जो चीजें हैं, उनका जो सेकंड वाला है वो क्या होगा, जिसको देखिए यहाँ पे पहला और तीसरा का हाफ, तो इसका होगा डी का मास। मतलब मास ऑफ सोडियम की बात की जाएगी तो मास ऑफ पोटेशियम प्लस मास ऑफ लिथियम डिवाइड बाई टू, ये इनके अकॉर्डिंग। अब इनके अकॉर्डिंग ये बात जब हुई और हम लोगों ने देखा कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही, हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा कि एक्यूरेट वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं फेल हो गए। और फेल हुए तो देखिए यहाँ पे फेल कहाँ पे, failed with the incorrect measuring of atomic weight prevented accuracy the table। ये बात है ना, मेजरिंग जो कर रहे थे उसकी एक्यूरेसी चाहिए होती है भाई, आप एक्यूरेट चीज नहीं दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इनका वही चीज फेल हो गया, इनकरेक्ट मेजरिंग हुई और एक्यूरेसी की बात इन्होंने नहीं किया, इस वजह से ये फेल। आप जब एक फेल हो गए, अब देखो पहले क्या था, साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर ही रहे थे पहले में, बाकी और लोग भी कर रहे थे, तो इन भाई साहब ने भी किया और इन्होंने इस तरीके की बात की ट्रायड्स के अंदर, जो ट्रायड्स में बार बार इसलिए ले रहा हूँ कि नाम सवाल पूछा है कि कितने ट्रायड्स थे, इनके अकॉर्डिंग, जॉन के अकॉर्डिंग कितने ट्रायड बने थे, तो 4 बने थे। और ट्रायड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, यहाँ पे आपका 3 हो एलिमेंट्स, उनके ग्रुप को ट्रायड बोलते हैं, उन्हीं का प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देना है, तो डी का मास आ जाएगा। तो ये भाई फेल क्यों हो गए, आपको पता चल गया कि ये एक्यूरेसी नहीं मैनेज कर पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर कोई ना कोई पैदा हुआ होगा, फिर कोई ना कोई आया होगा भाई। वाह, ये साहब आ गए जॉन न्यूलैंड, ये बड़े आशिक आदमी थे, बड़ा इनका रिलेशन था, इनका संगीत से बड़ा नाता था ना, संगीत से काफी लगाव था, इन्होंने अपने दिमाग में वैसी चीजें भरी। अब इनके अकॉर्डिंग क्या, ये देखो 1864 में थे, 1864, ये देखो ये पुराने पुराने बहु लोग हैं। जब अभी देखो 8 से 10 साल पहले चले जाओ, टेलीकॉम कंपनियां नहीं थी, आप जाते थे 15 रुपए का टैरिफ लेके आते थे डाटा फेसबुक चलाने के लिए। आज देख रहे हो कितनी सस्ती हो गई है। आज से 10 साल पहले कितने पीछे थे ये लोग, कितना 1864 कितने पीछे हैं अभी। उस समय पे इन लोगों ने इतना दिमाग लगाया भाई, बहुत इंटेलिजेंट, देख रहे हैं चेहरा, देखो इनका कैसा है, बिल्कुल बने हुए, लोग उसे देख के ही लग रहे हैं कि बहुत खतरनाक, बहुत साइंटिस्ट है। अब देखो यहाँ पे इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, ये कह रहे हैं, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जो पहला एलिमेंट है, क्या डिस्कवर कर रहे हैं कि he discovered that elements were similar to the other elements every 8 place later of the new table। ये इनका पूरा का पूरा स्टेटमेंट, he discovered that elements were similar to other elements every 8 place on the new table। मतलब कहने का मतलब ये था कि जो पहला एलिमेंट होगा, जैसे 8 लोग खड़े हो जाओ तो मेरा और 8वें वाले की प्रॉपर्टी सेम होगी इनके अकॉर्डिंग, तो मतलब मेरा और 8वें वाले की जो होगी प्रॉपर्टी
सेम होगी। जैसे में आप यहाँ पे देखिए, आप इस चीज को देखिए, ये जैसे आप म्यूजिक के जो है सा रे गा मा पा धा नी सा ना, मतलब पहला वाला, पहला ये आपका क्या है, पहला, ये आपका क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां। तो जो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि जो पहले की प्रॉपर्टी थी, पहले की प्रॉपर्टी वो आठवें वाले की प्रॉपर्टी से मैच करेगी। मतलब यहाँ पे भी सा आ गया, इसकी भी प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी सिमिलर होगी इनके अकॉर्डिंग। चलो भैया देख लेते हैं कहानी। मतलब ये था कि जो लिथियम की प्रॉपर्टी है, लिथियम की प्रॉपर्टी और ये आठवें नंबर पे सोडियम, इनकी प्रॉपर्टी सेम। जैसे ये क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे ही था ना। इनके कहने का मतलब था लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सेम हो गई है, आठवें नंबर पे वहां पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वहां पे पहुंच गया। यहाँ पे 9 है, ये 11 एटॉमिक नंबर है, बीच का 10 इन्होंने खा, ऐसे ही खा गए। नियन आ गया, नियन वो भी तो था ना। एटॉमिक मास को आप ऐसे बढ़ा रहे हो, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पे बीच में आना था ना, वो कहाँ है, वो भी गया। तो ड्रॉबैक कहीं ना कहीं इनका भी आया, ड्रॉबैक आया भाई, तभी तो कुछ चीजें नहीं आई। देखिए यहाँ पे इन्होंने भाई साहब वही बात बोली थी कि आठवां जो आठवां एलिमेंट होगा वो पहले वाले से सिमिलरिटी शो करेगा। इनका बस इतना ही मतलब था। जॉन न्यूलैंड का यही स्टेटमेंट। और इन्होंने क्या किया था, कांड क्या मचाया था, देखो इनका कांड देखो क्या था। इन्होंने कांड ये मचाया था, in attempt to the keep the cycle going, Newlands would have the sometime this दो एलिमेंट्स को एक क्षणवा में ले जाके बक्सवा में से भर देते थे। अरे भैया, आठवें नंबर पे कह रहे हो कि हर आठवां, तो मान लो नवा 10वां हो रहा होगा तो उसको उठा के क्या बॉक्स में भर देना है, एक में दो हो जाओ भाई, 8 नंबर हमें लगाना है। आप समझ रहे हो? जिसके 10वें नंबर पे आ रहा है तो 9 वाले को उठा के भर दिए इधर, कि तुम दो लोग इसमें हो जाओ, एक एक बॉक्स में। मतलब इन्होंने क्या किया भैया, एडजस्टमेंट करना शुरू कर दिया अपनी बात को प्रूव करने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए। देख रहे हैं यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे कोबाल्ट और निकिल ना, इधर ये एक एक बॉक्स के अंदर इन्होंने दो दो डालना शुरू कर दिया। जब इनको ये लगा, जब इनको ये लगा कि भाई मेरी थ्योरी फेल हो रही है, पहले से 8वें पे नहीं हो रहा है, 10वें 11वें में जा रहा है, तो दो लोगों को उठा के एक डब्बा में भर दे रहे हैं। अरे ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता है। आप जो थ्योरी दे रहे हो अपनी बात पे खड़े रहो, अपनी बात पे अडिग रहो कि हाँ आठवां तो आठवां। पहले वो भी फेल हुए थे, जॉन साहब भी पीछे, वो भी क्या थे, एक्यूरेट नहीं कर पाए थे। बोले मास उसके बराबर आएगा, लेकिन मास में भी एक्यूरेसी नहीं दिख रही थी, फेल हो गए। और ये भाई साहब भी यही काम किए थे, तो ये भी गए काम से। अब लेकिन 1864 में, यार बहुत पुराना है, 1864 में इतना दिमाग लगा लिया, इस समय तो कोई दिमाग ही नहीं लगा। इस समय तो बस व्हाट्सएप पे खेल लो, इंस्टा पे रील देख लो, यही सब चल रहा है। बाकी तो क्या देखो भैया, उठा उठा के तो एक ही बॉक्स में भरने लगे, तो ड्रॉबैक तो दिख ही गया। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, अब ये क्या किया है इन्होंने कि एक तो जो नियॉन था, नोबेल गैस थी, उसको इन्होंने ऐसे हटा दिया, छोड़ दिया ना। छोड़ने का रीजन क्या था, छोड़ने का रीजन ये था कि उस टाइम तक नोबेल गैस की खोज नहीं हुई, इसी को उन्होंने छोड़ दिया। बट अब आगे आया तो वो आना चाहिए ना, उनकी पूरी को फिट होना चाहिए था। और दूसरी चीज ये है कि कह रहे हैं कि हर आठवां उठा के एक बक्से में भर दे रहे दो लोगों को, ये कहाँ कौन सी बात हुई। तो ये बात यहाँ पे इनकी फेल हो गई भाई। मतलब हैविंग टू एलिमेंट इन द सेम बॉक्सेस, ये जो कह रहे हैं एक रो के अंदर केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से एक ही बक्से में दो लोगों को डाल दे रहे हैं, इस वजह से ये क्या हो गया भाई साहब, फेल हो गए। देखो, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, when elements are arranged in increasing of their masses, मास के हिसाब से आप बढ़ा रहे हो, तो हर आठवां एलिमेंट, एवरी एट एलिमेंट हैज सिमिलर जस्ट लाइक फर्स्ट। यही बात हो रही है ना, सारे गामा शुरू किए, फिर आगे आ गया आठवें नंबर पे सा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं भाई साहब, इट इज सुटेबल फॉर लाइटर एलिमेंट बट नॉट सुटेबल फॉर हैवियर। अब यहीं पे डिस्कार्ड हो गए,
और इट डिड नॉट इंक्लूड नोबेल गैस, मतलब इनकी जो थ्योरी थी नोबेल गैस को भी इंक्लूड इसमें नहीं किया गया। ओवरऑल इनका कहानी हो गई खत्म। अब न्यूलैंड साहब का कहानी खत्म 1864 में ही इन्होंने दिया और इनकी बात नहीं मानी। देखो ये ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल चल रहा है। पहले जॉन साहब आए थे जिन्होंने प्रायड बनाया था, जिन्होंने क्या बनाया था, प्रायड्स। प्रायड्स के साथ के हिसाब से इन्होंने, रोवेनर साहब थे, इनके हिसाब से क्या था, ट्रायड बनेंगे और हर दूसरा वाला पहला और तीसरा का मीन होगा। और इनके हिसाब से क्या हुआ कि पहला और आठवें की सिमिलरिटी होगी, है ना, न्यूलैंड के हिसाब से। और उठा उठा के इतने बक्से में भर दे रहे हैं, तो ये तो सही बात नहीं है ना। न्यूलैंड के बाद में भैया लूथर, लूथर मेयर, नाम ही लूथर है इनका भाई। लेकिन बहुत बहुत मैं इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। ये ऐसा बंदा, ऐसा आदमी जो लगातार 6-7 साल तक इस पर्टिकुलर एक ग्राफ को बनाने में लगा। आपका तो एक एग्जाम होता है, एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, नहीं होता है, और देख लेते, फ्रस्ट्रेशन तुरंत आ जाएगी, तुरंत लगोगे लड़ाई झगड़ा करने। ये भाई साहब 6-7 साल इसी एक पर्टिकुलर एक इसको बनाने में लगाती है, 1 से 7 साल। कितना पेशेंस था, और आज के समय में पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। इनके अकॉर्डिंग था, ये भी उसी समय पैरेलल जब चल रहे थे न्यूलैंड भाई साहब, तब तक इनका भी दिमाग चल रहा था। तो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, इनके अकॉर्डिंग देखिए क्या हुआ। अभी आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हो, किसका, पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट चल रहा है। किस तरीके से पीरियोडिक टेबल आपकी आई है, उसकी ओरिजिन से आप शुरू कर रहे हो। आपका लेक्चर ओरिजिन से शुरू हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग इनका जो डिस्कवरी था, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, वो 1864 में लूथर साहब ने क्या बोला कि 28 एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, 6 डिफरेंट फैमिली में क्या कर दिया, लिंक कर दिया। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से 28 एलिमेंट को 6 फैमिली में इन्होंने डिवाइड, मतलब 28 एलिमेंट 6 फैमिली में उसके केमिकल और उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने अरेंज कर दिया। और अरेंज किया, तो अरेंज करने के बाद में ये किया कैसे, ये चीज आपको देखना है। इसमें देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, he also left room on his table for the undiscovered, मतलब इन्होंने जो टेबल बनाई उसमें खाली खाली बॉक्सा भी छोड़ दिया, बॉक्स, कि भैया कोई डिस्कवर्ड होके आएगा तो उसी में उठा के भर देंगे। तो इन्होंने कुछ जगह भी खाली की थी। और his work however did not publish, ये बस यहीं पे इनकी थोड़ी सी, मेरी इनके साथ में सिंपैथी है, थोड़ी सी इनके साथ में सिंपैथी है कि इनका डिड नॉट पब्लिश अंटिल 1870 तक इनका काम जो था वो पब्लिश नहीं हुआ। एक साइंटिस्ट के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो जो काम करता है वो काम उसका पब्लिश हो। और पब्लिश का मतलब ये हुआ कि जैसे कि वो उसका नाम, रजिस्ट्री, आप जाओ जमीन लेने, मैं इस पे अभी कब्जा करके बैठा हूँ, मेरे पास पेपर नहीं, तो जब भी चाहोगे तब उठा कर फेंक दो। एक पेपर होना चाहिए कि हाँ ये काम आपका, ये चीज आपकी है, रजिस्ट्री, एक लिखित वाली बात। तो ये साइंटिस्टों के लैंग्वेज में ये क्या होता है, पब्लिश होता है ना, पेटेंट वगैरह वाली चीजें होती हैं। तो आपको साइंस वगैरह में आगे बढ़ोगे तो आपको रिसर्च में पता चलता रहेगा। तो ये इनका काम नहीं पब्लिश हुआ। एक काम बताओ कि बंदे ने 7 साल, लगभग 7 साल इसमें लगा दिया और वो चीज पब्लिश नहीं हुई, इसका नाम नहीं है, तो इसको कितना दुख हुआ होगा। फिर भी इन्होंने ही ओरिजिन दे दिया, इन्होंने ही एक मजबूती दे दी आगे आपके लोगों को सोचने के लिए। अब देखिए इन्होंने क्या बताया भाई, जो इन्होंने बताया बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई। इन्होंने इसी ग्राफ को बताने के लिए अपने 7 साल जीवन के लगाए, इसी ग्राफ के लिए इन्होंने 7 साल। ग्राफ में क्या करते देखो, और बहुत अच्छे तरीके से समझना। पहली बात ये थी कि जो लूथर का जो ग्राफ है, लूथर भाई साहब का जो ग्राफ है, वो एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच में बना है। पहला सवाल आपके माइंड में यही होना चाहिए जो पूछता है एग्जाम में, कि लूथर का जो ग्राफ है किसके किसके बीच में है, तो आपका एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, खोपड़ी में भर लो भाई। और एटॉमिक वॉल्यूम किस तरीके की प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी,
वॉल्यूम वॉल्यूम, तुम बहुत मोटे हो, मैं तुम्हें देख कर बता दे रहा हूँ, अरे तुम बहुत मोटे हो, तुम बहुत पतले हो ना, तुम्हारा हाथ बड़ा है छोटा है, तुम ऐसे हो वैसे, ये फिजिकल है। तो ये वॉल्यूम वाली चीजें फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? फिजिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का इसके साथ में एटॉमिक मास के साथ में इन्होंने क्या किया, ग्राफ बनाया। ग्राफ के अंदर इन्होंने 6 फैमिली में 28 एलिमेंट को इन्होंने केमिकली और फिजिकली प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा। देखो कैसे रखा है इन्होंने भाई, कैसे रखा। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ग्राफ का पीक देखिए, ये ग्राफ का पीक है, ये ग्राफ का पीक, ग्राफ का क्या है, पीक। पीक, तो हर एक पीक पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, और आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्रांसियम भी हो सकता, आ सकता था, फ्रांसियम भी ऊपर। तो आप एक बात बताओ कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है, एटॉमिक वॉल्यूम देखो, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम, आगे फ्रांसियम आ जाता तो ये आपका यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मतलब है इन्होंने ये बोला कि जो, और ये वाले हैं कौन से, एल्कली मेटल। कौन से हैं? एल्कली मेटल। मतलब जो इनके ग्राफ का पीक पॉइंट है किसने कवर कर रखा है, एल्कली मेटल। तो इन्होंने ही प्रूव कर दिया कि जो एल्कली मेटल होते हैं इनका एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है भाई, इनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत सही होता है। अगर आपसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर एक पूछ दे, 4 ऑप्शन दे दिए, 4 एलिमेंट दे दिए, और ये बोल दे कि एटॉमिक वॉल्यूम किसका ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे सीजियम ऑप्शन, तो सीजियम नहीं तो फ्रांसियम, और वो दे सकता है। मतलब अल्कली मेटल का एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, अल्कली मेटल का एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फ्रांसियम का है, अगर वो है ऑप्शन में, नहीं तो सीजियम आपको तो देना ही देना है। तो इन्होंने 1864 में बात प्रूव कर दी। कितने बड़े आदमी, कितना बड़ा इनका खोपड़ी था। तो आपको ये समझ में आया, आपको क्या समझ में आया कि जो पीक है, पीक पॉइंट क्या है, अल्कली मेटल का। पहली बात देखिए, इन्होंने जो फैमिली की बात की थी, फैमिली की बात की थी, ये फैमिली देखिए इनका, फर्स्ट फैमिली, ये सेकेंड फैमिली, और आपका ये थर्ड फैमिली, ये आपका फोर्थ फैमिली है, फिफ्थ, और ये सिक्स। मतलब 6 फैमिली में, 6 फैमिली में 28 एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, 28 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। 6 फैमिली के अंदर 28 एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। कुछ एलिमेंट्स के लिए जो जो डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनका आविष्कार नहीं हुआ था, उनके लिए उन्होंने जगह भी छोड़ी थी ना। और जो इनका ग्राफ बना था, वो ग्राफ बना था एटॉमिक मास, बार बार बोल रहा हूं, जो ग्राफ बना था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, एटॉमिक पर यूनिट, एटॉमिक मास पर यूनिट। और यहाँ पे क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, आपकी खोपड़ी में होना चाहिए। और जो इनके पीक पॉइंट पे क्या है, ये जो पीक पॉइंट है, पीक पॉइंट पे क्या है, एल्कली मेटल। पीक पॉइंट पे क्या है, एल्कली मेटल। क्या है, एल्कली मेटल। खोपड़ी में रख लीजिए। लूथर का जो ग्राफ था, ग्राफ के पीक पॉइंट पे क्या थे, एल्कली मेटल पड़े हुए थे। और एल्कली मेटल के वॉल्यूम क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम सबसे हाई। खोपड़ी में घुस गया। दूसरी बात चलते हैं, इन्होंने क्या बोला इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। अब देखो ये चीज, ये चीज यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ऐसे, ऐसे जो असेंडिंग ग्राफ, ऊपर की तरफ जो बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ जो बढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ ना, ये असेंडिंग ग्राफ, ये जो असेंडिंग ग्राफ है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, जो ऊपर की साइड में जा रहा है। इस असेंडिंग ग्राफ का जो मिड पॉइंट, असेंडिंग ग्राफ का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट देखो, इसका मिड पॉइंट क्या है, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे देखिए, इसका मिड पॉइंट क्या है, मैग्नीशियम। क्या है भाई, मैग्नीशियम। देखिए इसको मैं रख कर यहाँ पे क्या है, इसका मिड पॉइंट मैग्नीशियम। बिल्कुल घबराना नहीं है, तब बार बार बताऊंगा। यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर इसका असेंडिंग का ये कौन सा पॉइंट है, नहीं नहीं, ये असेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ये मैग्नीशियम डिसेंडिंग में है। मैग्नीशियम आपका यहाँ पर डिसेंडिंग में है,
ग्राफ को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे नहीं है पॉइंट, ये वाला मैग्नीशियम का पॉइंट इस जगह पे, आपका असेंडिंग वाला पार्ट यहाँ पे क्लोरीन, आपका कहाँ पे है, ये क्लोरीन यहाँ पे, ये क्लोरीन मिड पॉइंट पे। अब असेंडिंग पार्ट ये वाला है, असेंडिंग में देखो यहाँ पे ब्रोमीन, फिर असेंडिंग वाला पार्ट ये है, यहाँ पे देखो आयोडीन, देखो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे आयोडीन। जो असेंडिंग वाला है, जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ने में असेंडिंग मिड पे कौन से वाले रखे गए, हेलोजन। असेंडिंग मिड पे क्या रखे गए, हेलोजन। देख लो ध्यान से, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, देखो भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो असेंडिंग मिड क्या हुआ, हेलोजन। और इसका पीक पॉइंट क्या हुआ, अल्कली मेटल। पीक पॉइंट क्या हुआ, अल्कली मेटल। खोपड़ी में दूसरी बात, लूथर का ग्राफ में पीक पॉइंट अल्कली मेटल और असेंडिंग मिड पॉइंट कौन ले रखे हैं, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन। अब डिसेंडिंग पे आते हैं भाई। डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो नीचे की तरफ जा रहा है। और नीचे की तरफ कौन से जा रहे हैं, देखो भाई नीचे की तरफ देखो, ये जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये देखो ये नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये नीचे की तरफ जा रहा है ना। इसका मिड पॉइंट देखो क्या है, इसका मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे बेरिलियम, और इसका मैग्नीशियम, इसका कैल्शियम, स्ट्रांसियम, और ये बेरियम। भाई देखो ना, नीचे की तरफ जा रहा है। और ये कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अल्कली, ये तो अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मतलब आपके दिमाग में ये बात एकदम चली गई कि लूथर ने जो ग्राफ बनाया, ग्राफ में जो ग्राफ की पीक थी, पीक अल्कली पोजीशन ने कवर किया। कौन कवर किया, अल्कली पोजीशन। तो दूसरा दूसरा असेंडिंग का जो मिड, असेंडिंग का जो मिड, वो कौन कवर किया, बोलो भाई, हेलोजन। कौन कवर किया, हेलोजन। डिसेंडिंग का मिड कौन कवर किया, अल्कलाइन, अल्कलाइन, कौन, अल्कलाइन। बात एकदम बिल्कुल खोपड़े में घुस गई। और ग्राफ किसके किसके बीच में बना था, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक एटॉमिक मास। ठीक, कितने एलिमेंट थे, 28। कितने ग्रुप थे, कितने एलिमेंट, 28, फैमिली 6। ठीक, पहला जो ये पीले कलर का जो पहला बॉक्स है, पीले कलर का जो पहला बॉक्स है आपके सामने, इसमें आपके पी ब्लॉक बनेंगे। देखो, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, इसमें कौन से भरे पड़े हैं, पी ब्लॉक। इसमें आपके जैसे आयरन है, कॉपर है, कोबाल्ट है, ये कौन से वाले हैं, पी ब्लॉक वाले भरे पड़े हैं। मतलब ये जो पहला बॉक्स, ये दूसरा और तीसरा, तो पहले बॉक्स में बी ब्लॉक वाले भरे पड़े हैं और सेकंड और थर्ड बॉक्स में डी ब्लॉक वाले भरे पड़े हैं। तो इसका मतलब आपका ये हो गया भाई जी, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो भाई साहब लूथर थे, ये लूथर मेयर, इन्होंने, इनका जो था 1864 में लूथर मेयर इस पर्टिकुलर ग्राफ को बनाने के लिए 6 से 7 साल लगाए थे। Luther Mayer contributed to the cause of periodic table as well. He organized 28 elements into 6 different families. Na? With the element having the likeness in both physical and chemical properties. मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से इन्होंने 28 एलिमेंट को 6 फैमिली में बांटा ना। His innovation had an upper hand on the other due to the fact that he used the balance to organize to keep the family into the pattern. He also left room. एक खाली जगह छोड़ दिया किनके लिए, जो डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए इन्होंने जगह छोड़ दी थी अपने इसमें ना। His work however did not publish until 1870 तक इनका काम पब्लिश नहीं हुआ था ना। अब ये फेल कहाँ पे हुए, अब फेल हुए होंगे तभी तो। एक चीज और, एक चीज आपने इनके, ये जो भाई साहब न्यूलैंड, न्यूलैंड वाले भाई साहब, इन्होंने आठ आठ की बात की थी, पहला आठवां ना, न्यूलैंड का अष्टक रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम सुने हो ना, ये भाई साहब वही है। आपसे ये सवाल पूछ लेगा आपसे
आपसे ये सवाल पूछ लेगा, इसको क्या कहते हैं, न्यूलैंड ने जो बोला था उसको बोलते हैं विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव देने वाले जो थे भाई साहब वो थे न्यूलैंड, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव के जो थे देने वाले ये भाई साहब थे जॉन न्यूलैंड। ये भी आपके माइंड में होना चाहिए था, इसकी पूरा। तो भाई लूथर ने ये तो ग्राफ बना दिया, तो लूथर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लूथर के अकॉर्डिंग देखिए क्या हुआ कि एवरी पीक वाज ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल। बात बिल्कुल सही हम लोगों ने देखा था, एवरी पीक वाज ऑक्युपाइड बाय अल्कली मेटल ना। ही प्रूव्ड एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ अल्कली मेटल इज हाई। देख रहे थे ना ग्राफ में, यहाँ पे देख रहे हैं ना ग्राफ में अल्कली मेटल का ही, यहाँ पे देखिए ना अल्कली मेटल अल्कली मेटल अल्कली मेटल, इनके वॉल्यूम तो हाई है ना, यही प्रूव किया था लूथर साहब ने। ascending mid part of curve is occupied by halogen जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। descending mid point कौन अल्कलाइन। ठीक, फर्स्ट जो था ब्लॉक था वो पी ब्लॉक, और सेकंड और थर्ड वाले जो थे वो आपके डी ब्लॉक। अब भैया इन्होंने तो ये बता दिया, बता तो दिया, इनके फेल कहाँ हुए। ये इनका फेलियर का मतलब ये नहीं था, ये क्या था भाई साहब, उस समय बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, तो जो टेबल इन्होंने बनाई थी उस टाइम पे वो इनकम्प्लीट थे, जगह जगह बॉक्स भर के छोड़ के रख दिए थे, जगह जगह बॉक्स भर दिए थे, छोड़ दिए थे, तो इनका ये इनकम्प्लीट था। नॉट ऑल द एलिमेंट had been discovered at this time which therefore made mere periodic table incompleted। मतलब ये इनकी थ्योरी मैच कर रही थी बट क्या थी, इनकम्प्लीट थी। यहाँ पे भी देखो, देखो एक चीज बहुत ध्यान से देखना, ये जो डोगनर साहब थे इन्होंने भी एटॉमिक वेट की बात की, एटॉमिक मास की बात की, एटॉमिक मास की ना। न्यूलैंड भाई साहब थे, न्यूलैंड भाई साहब ने, न्यूलैंड चाचा ना बुढ़ऊ, ये क्या थे, ये भी इन्होंने भी क्या बोला, इंक्रीजिंग देयर मासेस ना, एटॉमिक मास की बात की। पहले वाले भी थे मास, दूसरे वाले भी भैया क्या किए, मास। लूथर साहब भी आपने क्या देखा, एटॉमिक मास। अभी तक सब पागल एकदम बिल्कुल एटॉमिक मास को लेके घूम रहे हैं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग सब के सब, है ना। तो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, तो ये समझ में आ गया ये वाली चीजें। तो अभी आपने क्या क्या देखा, अभी आपने क्या क्या देखा कि क्या क्या देखा, पहला, पहला क्या था, डोमिनर का प्राइड वाली चीज, दूसरी न्यूलैंड सारेगामापा ऑक्टेव रूल ना, मास के रिस्पेक्ट में इन्होंने केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, मास को ही लेके चला। थर्ड में आए कौन, फिर लूथर साहब आ गए, लूथर साहब ने ग्राफ बनाया, फिर सात लगाए, 28 एलिमेंट लिया, 6 फैमिली में उन्होंने डिवाइड किया, और फिर उसके बाद में जो एलिमेंट्स नहीं मिले थे उनके लिए उन्होंने बॉक्स भी छोड़ दी थी, बॉक्स भी बना के छोड़ दी थी कि जो भी आएंगे बाद में उनको वहां पे भर दिया जाएगा। लूथर का जो ग्राफ का पीक था वो अल्कली था ना, असेंडिंग का मिड तो हेलोजन था, डिसेंडिंग का मिड अल्कलाइन था। पहला बॉक्स में आपके पी ब्लॉक थे, और जो दूसरा तीसरे बॉक्स थे वो आपके डी ब्लॉक के थे। जो ग्राफ बना था एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास। सवाल देखते थे, आया है सवाल, which of the following relation proposed graphically by Luther ने, proposed by Luther ने, केमिकली प्रॉपर्टी वर्सेस एटॉमिक वेट। देखो पहले से ही एटॉमिक नंबर वाले भैया इन लोगों को हटाओ ना, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बात तो पूरी पूरी एटॉमिक वेट की चल रही है, तो एटॉमिक नंबर क्या करता है, तो ये तो हटाओ, इनको हटाओ। अब आ गया आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप प्रपोज ग्राफिकली बाय लूथर मेयर। अभी आप लोगों ने क्या देखा, लूथर ने क्या, अभी लूथर ने अभी क्या बनाया था, लूथर ने यहाँ पे क्या रखा था, एटॉमिक, एटॉमिक वॉल्यूम क्या रखा था भाई जी, एटॉमिक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में। और यहाँ पे क्या रखा था लूथर ने, यहाँ पे क्या रखा था, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास।
और एटॉमिक वॉल्यूम को मैंने क्या बताया था, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में बनाया था, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपका आंसर क्या होगा? टी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, इसीलिए मैं यहाँ पे दे दिया, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ ग्राफ किसके बीच में बना, ग्राफ। तो भाई ये आपका हो गया पोर्सन लूथर का। तो आपने डोगनर, न्यूलैंड और लूथर की बात कर ली। अभी भाई साहब की स्टोरी में अगले लेक्चर में बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। मतलब मेंडलीव, डेमेट्री मेंडलीव की कहानी थोड़ी अलग है, यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको पता चलने वाली है, तो मैं अगले लेक्चर में बताता हूँ, बने रहिए। 2 लेक्चर में आपके दिमाग में ओरिजिन आ जाएगा, पूरी की पूरी ओरिजिन घुस जाएगा कि आया कहाँ से। तो पहले वाले में क्या बताया उन्होंने कि ट्रैक्स लिया, उसका पहले तीसरे का मास डिवाइड बाय 2 बताया, सेकेंड फिर कहाँ हो गए, एक्यूरेट नहीं कर पाए। सेकंड वाले न्यूलैंड वाले ने, भाई साहब ने क्या किया, संगीत चला दी कि पहला और 8वां सिमिलर होगा ना। और क्या हुआ उसमें, उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स के अंदर दो दो लोगों को उठा उठा भरना शुरू कर दिया है ना। फिर उसके बाद में लूथर साहब आए, लूथर साहब की कहानी आप लोगों को पता चल गई। अब उसके बाद में 1864 तक हो गया, हम लोग 1817 से चले थे और 64 तक कर लिए। अब यहाँ पे भाई साहब मेंडलीफ है 1869 में, तो मेंडलीफ की बारी अब आई, और यहीं से आपका चीजें हो जाएंगी क्लियर। तो उस चीज को मैं अगले क्लास में देखूंगा, और अभी के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच, और बने रहिए क्लास में लगातार। ओके।